वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को टर्म 2 का जो आपका ज्योग्राफी का बोर्ड एग्जाम है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाला हूं। और ये आपकी बुक सेकंड होगी। आपको बताना चाहूंगा कि मैंने एक वन शॉट वीडियो ऑलरेडी बना दी है बुक 1 की, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा और आप चैनल को ओपन करके भी देख सकते हैं, रिसेंटली अपलोडेड है। तो इसमें मैंने आपको क्या है कि प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं वो मैंने आपको चैप्टर वाइज इस वीडियो में दिए हैं, जो कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा और इन क्वेश्चंस के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो हो सकता है अगर आप ये सारे क्वेश्चन कर लेते हो तो आपको 35 आउट ऑफ 35 लाने में से कोई नहीं रोक सकता। यहां तक कि मैं खुद अपने टाइम पे ज्योग्राफी का टॉपर रह चुका हूं, तो मैंने अपने वही क्वेश्चंस लिए हैं जो मैंने अपने टाइम पे भी प्रिपेयर किए थे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको बताना चाहूंगा कि इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम आप अगर हमारा ज्वाइन करना चाहते हो, यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप सर्च मार के आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। वेबसाइट पे आप सभी को नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है, तो आप वेबसाइट को जरूर विजिट करें। और उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि ज्योग्राफी के मैप्स हमने करवा दिए हैं, ठीक है, जो आपके सेकंड टर्म में आने वाले हैं। ये मैप्स की वीडियो आप जरूर देख लें, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। तो जो आपका सेकंड टर्म के हिसाब से बुक 2 का जो चैप्टर है जो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है वो है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। सो राइट एनी टू यूजेस ऑफ कॉपर, मेंशन द मेजर एरियाज ऑफ कॉपर। सो कॉपर क्या है कि ये इनडिस्पेंसेबल मेटल है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में, वायर्स बनाने में, इलेक्ट्रिक मोटर्स बनाने में, ट्रांसफॉर्मर्स बनाने में, जनरेटर्स बनाने में इसका बहुत यूज होता है। एंड इट इज एलोएबल, मेलेबल एंड डक्टाइल, ये इसके फीचर्स हैं, याद रखने आपको। इट इज ऑल्सो मिक्सड विद गोल्ड टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू ज्वेलरी। तो जो आपकी ज्वेलरीज होती हैं, ठीक है, ज्वेलरी होती है, उसके साथ जो है इसको मिक्स कर दिया जाता है गोल्ड के साथ, और फिर ज्वेलरी में स्ट्रेंथ आ जाती है, वो ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। राइट एनी टू यूजेस ऑफ मैग्नीज, ठीक है, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। मेंशन द मेजर एरियाज ऑफ मैग्नीज। सो मैग्नीज इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर। जो आपका आयरन होता है वो हमारा स्मेल्टिंग जब उसकी होती है, ठीक है, जब उसको पिघलाया जाता है तो ऐसे में मैग्नीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड ऑल्सो यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग फेरो एलॉयज, ठीक है। एंड manganese deposits are found in almost all geological formations. However, it is mainly associated with धारवाड़ सिस्टम। धारवाड़ जो आपका एरिया है, ठीक है, धारवाड़ सिस्टम जो है वहां पे ज्यादातर इसके डिपॉजिट्स हैं। माइनिंग एरियाज की बात करें तो इसके ओडिशा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड झारखंड, तो ये हो जाएगा। Why is मुंबई हाई एंड सागर सम्राट पॉपुलर? सो ओशियन कोस्ट से थोड़ी सी दूर जो ऑयल है वो निकाला जाता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ ऑयल ड्रिलिंग इज रेफर्ड टू एज ऑफशोर ड्रिलिंग, यानी कि ऑफशोर ड्रिलिंग इसको कहते हैं। इन द बॉम्बे हाई, ये एक ऑयल रीजन है, यहां से ऑयल निकलता है, ठीक है। ड्रिलिंग वॉज स्टार्टेड विद द हेल्प ऑफ अ शिप नॉन एज सागर सम्राट। सागर सम्राट नाम की शिप की हेल्प से ये ड्रिलिंग स्टार्ट होती है 1947 में। एंड दिस प्लेस प्रोड्यूसेस द मैक्सिमम क्रूड ऑयल इन द कंट्री। और हमारे पूरे देश में सबसे ज्यादा जो क्रूड ऑयल है वो कहां से आता है? मुंबई हाई से या बॉम्बे हाई से, ठीक है। उसके बाद है बायो एनर्जी इज अ पोटेंशियल एनर्जी रिसोर्स, इट हैज अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट इन डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, ओके। या फिर हमें बायो एनर्जी के एंड यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए बेनिफिट्स बताने हैं। सो बायो एनर्जी क्या है कि इट इज डिराइव्ड फ्रॉम बायो प्रोडक्ट्स, ठीक है। जो हमारे बायो प्रोडक्ट्स होते हैं, इट इंक्लूड्स एग्रीकल्चर वेस्ट, जो एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है हमारा, सीवेज का जो वेस्ट होता है, इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होता है, उसी से ही एनर्जी बनती है। सो बायो एनर्जी इज एनवायरमेंट फ्रेंडली, पॉल्यूशन नहीं करती। दिस इंक्रीजेस द सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स इन रूरल एरियाज, ठीक है, रूरल एरियाज में भी लोग इसका यूज करते हैं। एंड इंप्रूव देयर लाइफ। इट ऑल्सो लेसन्स द डिपेंडेंस ऑन फ्यूल वुड, जो फ्यूल वुड है उसके ऊपर हमारा जो ज्यादा से ज्यादा हम निर्भर रहते हैं, उसको निर्भरता को ये चीज कम करती है बायो एनर्जी। एंड दिस ऑल्सो सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम यहां से दूर हो जाती है, क्योंकि ये अगर आप देखोगे कि बायो एनर्जी के अंदर बायो प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सारे वेस्ट वगैरह से ही आते हैं, ठीक है, तो इसमें वो यूज हो जाते हैं। Now next question is write a note on wind energy. So wind energy absolutely pollution free होती है, कभी खत्म नहीं हो सकती। इन एक्सहॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, कभी एग्जॉस्ट नहीं होने वाली है।
द मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी कन्वर्जन फ्रॉम ब्लोइंग विंड इज सिंपल। बहती हवा से आप एनर्जी बना सकते हैं विंड के साथ, ठीक है। सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड थ्रू टर्बाइंस इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो विंड की काइनेटिक एनर्जी होती है, जो उसकी स्पीड होती है, उससे क्या है, टर्बाइन से इसकी स्पीड को और इस पूरे उसके एनर्जी को कन्वर्ट करके एक इलेक्ट्रिकल रूप दिया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाती है। सो द परमानेंट विंड सिस्टम सच एज द ट्रेड विंड्स, यानी कि जो लगातार जो विंड्स चलती रहती हैं, वेस्टरलाइज एंड सीजनल विंड लाइक मॉनसून हैव बीन यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी। ये सारे विंड्स के नाम है, अपने 11th में पढ़े होंगे। इनको हम यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। बिसाइड्स दीज लोकल विंड्स, ठीक है, बिसाइड दिस लोकल विंड्स लैंड एंड सी ब्रीजेस कैन ऑल्सो बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। लोकल विंड्स भी होती हैं जो जिनसे हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। और भाई सकते हैं क्या, इंडिया ने स्टार्ट कर भी दिया है। इंडिया ऑलरेडी हैज स्टार्टेड जनरेटिंग विंड एनर्जी। ये राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका में इसकी काफी फेवरेबल कंडीशंस है जहां विंड एनर्जी एग्जिस्ट करती है, काफी अच्छी वहां पे, मतलब पूरी जो, मतलब आप देखोगे कि जो मतलब आसपास का एरिया है वो बिल्कुल सूटेबल है विंड एनर्जी के लिए। फिर उसके बाद है कन्वेंशनल एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। इसके बीच डिफरेंशिएट करने को आ सकता है या अलग अलग भी आ सकता है, आपको पता होना चाहिए दोनों के बारे में। सो कन्वेंशनल एनर्जी क्या है, दिस एनर्जी इज इन यूज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओके, ये काफी लंबे समय से यूज होती आ रही है। वहीं नॉन कन्वेंशनल की बात करें, सो दीज रिसोर्सेज हैव बीन रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड ऑन अ कमर्शियल स्केल। ये बहुत ही जल्द अभी आए हैं, रिसेंटली इनका इंट्रोडक्शन हुआ है। और कन्वेंशनल एनर्जी में हमारा फॉसिल फ्यूल्स, कोल, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड न्यूक्लियर एनर्जी, ये हैं। और अगर हम नॉन कन्वेंशनल की बात करें तो सोलर एनर्जी, ठीक है, और विंड एनर्जी, बायो एनर्जी, अगर ये जो हम पीछे पढ़ के आए हैं पूरा, ठीक है। तो उसके बाद है दीज आर एग्जॉस्टिबल रॉ मटेरियल्स। जो कन्वेंशनल एनर्जी में मटेरियल्स है वो खत्म हो जाएंगे एक दिन, कोयला हमेशा नहीं रहेगा। लेकिन जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है वो कभी भी खत्म नहीं होगी, ये इन एग्जॉस्टिबल है। हवा कभी खत्म नहीं होगी, सूरज कभी खत्म नहीं होगा, और बायोमास भी कभी खत्म नहीं होगा, यानी कि या जो बायो प्रोडक्ट्स हैं वो भी कभी खत्म नहीं होने वाले। और दीज आर कंसंट्रेटेड इन पार्टिकुलर लोकेशंस एंड आर लिमिटेड। कन्वेंशनल एनर्जी के जो रिसोर्सेस हैं ये लिमिटेड हैं, ये अनलिमिटेड नहीं है, ये लिमिटेड हैं और कुछ ही पर्टिकुलर ये रीजन्स में मिलते हैं। लेकिन जो एनर्जी रिसोर्सेस नॉन कन्वेंशनल वाले हैं ये आपको लगभग हर जगह मिल जाएंगे, काफी ज्यादा हैं, और ये मतलब आप अच्छे से इनका यूज कर सकते हैं, और ये आगे फ्यूचर के लिए भी यही हमारा फ्यूचर है। These sources cause pollution and harm environment. So जो कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्सेस हैं ये पोल्यूशन करते हैं, जैसे कि कोयला जलाओगे तो काला धुआं निकलेगा। ओके, तो ये सब क्या है, पोल्यूशन करते हैं, एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाते हैं, ठीक है। लेकिन नॉन कन्वेंशनल जो है ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं, कॉस्ट भी इनकी कम आती है। सो ये हो जाएगा। बोथ द इंस्टॉलेशन एंड रनिंग कॉस्ट इज हाई। इनमें क्या है, कन्वेंशनल में इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट हाई होती है, रनिंग कॉस्ट भी हाई होती है। वहीं इसकी जो अगर नॉन कन्वेंशनल की बात करें तो इसकी इनिशियल कॉस्ट तो हाई होती है, पर इसको जब आगे आप लगातार यूज करते हो तो कॉस्ट इतनी नहीं आती। उसके बाद है विच मिनरल इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, एक्सप्लेन इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। सो इंपॉर्टेंट मिनरल्स की अगर हम बात करें न्यूक्लियर एनर्जी बनाने में, सो यूरेनियम एंड थोरियम है। यूरेनियम के डिपॉजिट आपको धारवाड़ रॉक्स में पाने को मतलब यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, कहने का मतलब है, ठीक है। एंड जोग्राफिकली यूरेनियम ओर्स आर नोन टू ओकर इन सेवरल लोकेशंस अलॉन्ग विद सिंहभूम, सिंहभूम में, ठीक है, कॉपर बेल्ट, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे द सिंहभूम कॉपर बेल्ट, इट इज ऑल्सो फाउंड इन उदयपुर, अलवार, ठीक है, एंड झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, भंडारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। सो ये हमारा यूरेनियम का डिस्ट्रीब्यूशन है। थोरियम क्या है, इज मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोनेजाइट एंड इल्मेनाइट, ठीक है, इन द बीच सैंड्स अलोंग द कोस्ट ऑफ केरला एंड तमिलनाडु। सो ये ज्यादा इसके जो डिपॉजिट हैं वो केरला और तमिलनाडु के आसपास आपको देखने को मिलते हैं। एंड वर्ल्ड्स रिचेस्ट मोनेजाइट डिपॉजिट्स ये जो है ये पल्लक्कड़ और कोल्लम, ये दो डिस्ट्रिक्ट हैं केरला के, यहाँ पे डिपॉजिट्स ज्यादा हैं। नियर विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश एंड महानदी रिवर डेल्टा इन ओडिशा, यहाँ पे भी इसके डिपॉजिट्स हैं। सो ये हो जाएगा। मेंशन द थ्री मेजर मिनरल्स बेल्ट्स फाउंड इन इंडिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहली बेल्ट है द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन,
ठीक है, इसमें क्या है, दिस बेल्ट कवर्स, इसमें क्या क्या, बेल्ट मतलब जो पूरा जो रीजन है, सो इसके अंदर क्या क्या है, छोटा नागपुर जो कि झारखंड है हमारा, ओडिशा प्लेट्यू, वेस्ट बंगाल एंड पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, ये आ जाता है। और इसके अंदर अगर आप मिनरल्स देखोगे तो आयरन और कोल, मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका बहुत अच्छे खासे यहाँ पे हैं। उसके बाद जो सेकंड बेल्ट है वो है द साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन, एंड ये क्या है, दिस बेल्ट एक्सटेंड्स ओवर कर्नाटका तक है, ये गोवा, तमिलनाडु के आसपास, ठीक है, केरला, एंड दिस बेल्ट इज रिच इन फेरोस मेटल्स एंड बॉक्साइट। इट ऑल्सो कंटेन्स हाई ग्रेड आयरन और मैग्नीज, लाइमस्टोन, एंड दिस बेल्ट लैक्स इन कोल डिपॉजिट्स। ठीक है, कोल के डिपॉजिट्स कम हैं, बाकी जो मैंने बताए वो ज्यादा हैं। तीसरी हमारी बेल्ट है द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, और ये क्या है, दिस बेल्ट एक्सटेंड्स अलोंग अरावली इन राजस्थान, राजस्थान के अरावली तक है, जो पूरा माउंटेन्स की एक पूरी सीरीज है, अगर आप देखोगे तो श्रृंखला है पूरी। और एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात, गुजरात में भी है। मिनरल्स आर एसोसिएटेड विद धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक्स, एंड कॉपर, जिंक हैव बीन मेजर मिनरल्स फ्रॉम दिस। सो ये आपको याद रखना है कि एक तो लोकेशन कौन सी है, वहां पे क्या क्या मेजर मिनरल्स हैं। सो इस तरीके से ये हो जाएगा। वाई कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स नीडेड, हमें क्यों जरूरी है कि हम मिनरल्स को बचाएं, हाउ कैन वी कंजर्व देम। सो मिनरल्स आर डिप्लेटेड ओवर टाइम, ठीक है, एक तो इनको बनने में टाइम लगता है, धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर देयर फॉर्मेशन, इनके फॉर्मेशन में टाइम ज्यादा लगता है। दे कैनॉट बी इमीडिएटली रिचार्ज एज अ टाइम ऑफ नीड, अगर ये एक बार खत्म हो गए तो एकदम से हम इसको नहीं ला सकते हैं। Conservation of minerals is essential for sustainable development and economic development. Sustainable development करना है, अपने आने वाली generations को कुछ देना है, तो ये जरूरी है कि हम conservation करें। Measures क्या हो सकते हैं कि हम alternative sources को use कर लें, जैसे कि solar power है, wind energy है, wave है, geothermal energy है, जो कि inexhaustible resources है, इनको use करके हम थोड़ा सा conservation कर सकते हैं। फिर रिसाइकलिंग ऑफ मेटेलिक मिनरल्स शुड बी स्ट्रेस्ड अपॉन, ठीक है, रिसाइकलिंग पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, जब भी थोड़ा सा कंजर्वेशन होगा। एक्सपोर्ट ऑफ स्केयर मिनरल्स शुड बी स्टॉप्ड, ऐसे मिनरल्स जो कम हैं उनका एक्सपोर्ट ना ही किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। यूज ऑफ स्क्रैप इज स्पेशली, ठीक है, सिग्निफिकेंट इन मेटल्स लाइक कॉपर, लेड एंड जिंक इन विच इंडियाज रिजर्व्स आर माइक्रो। यूज ऑफ सब्सटीट्यूट्स फॉर स्केर्स मेटल्स, ठीक है, जो मेटल्स बहुत कम है उनका यूज ना करके उनके सब्सटीट्यूट का यूज करके हम उन पे थोड़ा स्ट्रेस कम करें। ओके, नेम एनी 5 नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी एंड ऑल्सो मेंशन अ पोटेंशियल एरिया ऑफ द रिसोर्स। सो आप अगर यहाँ पे देखते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल है यहाँ पे सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी वेस्टर्न पार्ट में ज्यादा है, और गुजरात, राजस्थान इसके कुछ एरियाज है। विंड एनर्जी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, बहुत यहाँ पे इन एरियाज पे पोटेंशियल है विंड एनर्जी के लिए। टाइडल एनर्जी ये वेस्ट कोस्ट है, ठीक है, जो इंडिया का, वहां पे ये बहुत ज्यादा है। जियोथर्मल एनर्जी ये हमारा हिमालयन रीजन जो है वहां पे ज्यादा है। बायो एनर्जी ये क्या है, रूरल एरियाज में थोड़ी ज्यादा है, तो इस तरीके से है। नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ठीक है, प्रोवाइड एनवायरमेंट फ्रेंड, ये मैं आपको पीछे अभी पढ़ा के आ चुका हूं, ठीक है, तो आप देख सकते हो, वही आपका इसमें आ जाएगा कि ये इको फ्रेंडली है, कॉस्ट कम आती है। और नॉन कन्वेंशनल में अगर आप देखोगे या नॉन ट्रेडिशनल में इनिशियल कॉस्ट तो आती है ज्यादा, बाद में ये कॉस्ट कम हो जाती है। डिस्क्राइब द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर इन इंडिया। सो आयरन क्या है कि एक तो बेसिस है, ये मतलब बेस है जो मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन का, और ये सबसे ज्यादा यूजफुल मेटल है, ठीक है, इसी से ज्यादातर और भी टूल्स बनते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, सो इंडिया इज रिच इन बोथ इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आयरन ओर्स, ठीक है, इंडिया का 7th रैंक है इन द वर्ल्ड with 5% production of ores. So the iron ore deposits mainly consist of hematite and magnetite. So ये क्या है, अगर आप यहाँ पे देखोगे कि बहुत अच्छा खासा परसेंटेज है इंडिया में इसका। इंडिया हैज आयरन ओर रिजर्व अबाउट 7% ऑफ वर्ल्ड, दुनिया का 7% रिजर्व इंडिया में है, अबाउट 17,570 मिलियन टन्स, ठीक है। मोस्ट ऑफ द डिपॉजिट्स आर इन झारखंड एंड उड़ीसा, भाई झारखंड और उड़ीसा में बहुत ज्यादा डिपॉजिट्स हैं आयरन के। झारखंड एंड ओडिशा प्रोड्यूस अबाउट 75% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर इन इंडिया। झारखंड और उड़ीसा दोनों मिलकर 75% जो प्रोडक्शन है आयरन का वो ये ही करते हैं। ओके, सो आपको समझ में आ रहा होगा।
झारखंड में नोआमंडी एंड गोवा माइंस इन सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट एंड हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, ये कुछ एरियाज हैं। ओडिशा में केंदुझर, मयूरभंज, ठीक है, बोनाई डिस्ट्रिक्ट। छत्तीसगढ़ में राजहारा हिल्स, दुर्ग में बेलाडाला, बस्तर इन छत्तीसगढ़। तमिलनाडु में सालेम एंड मदुरई। अदर एरियाज की बात करें तो बाबा बुदन की पहाड़ियां, बाबा बुदन हिल्स, कुद्रेमुख इन कर्नाटका, कुरनूल इन आंध्र प्रदेश, ठीक है, रत्नागिरी, पिपलगांव महाराष्ट्र, सालेम तिरुचिरापल्ली इन तमिलनाडु एंड गोवा। सो इस तरीके से है, और लोहरा। सो ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के जो पूरे एरियाज हैं वो भी बता दिए हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, ये है प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कंटेक्स्ट। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्टरल प्लानिंग एंड रीजनल प्लानिंग। सो सेक्टरल प्लानिंग में क्या होता है कि सेक्टरल प्लानिंग मींस फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेट्स ऑफ स्कीम्स और प्रोग्राम्स एम्ड एट डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर्स। यानी कि अलग अलग सेक्टर्स में आप अगर कोई ऐसी प्लानिंग कर रहे हो जो आप इंप्लीमेंट करने वाले हो स्कीम्स को अलग अलग सेक्टर्स में, सच एज एग्रीकल्चर, इरिगेशन, मैन्युफैक्चरिंग, पावर, ये क्या है, अलग अलग सेक्टर्स हैं। कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज। सो इसमें क्या है, अलग अलग सेक्टर्स में, नाम से पता चल रहा है। रीजनल प्लानिंग में क्या है, देर इज नो यूनिफॉर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओवर स्पेस इन एनी कंट्री, सम एरियाज आर मोर डेवलप्ड एंड सम लैग बिहाइंड। हम पूरे देश में एक जैसा डेवलपमेंट नहीं कर सकते, कुछ एरियाज बहुत ज़्यादा डेवलप हैं तो कुछ एरियाज बहुत ही कम डेवलप्ड हैं। सो हमें क्या है कि प्लानर्स जो होते हैं, जो प्लान करते हैं चीज़ों को, वो देखते हैं कि उस जगह की नीड क्या है, ओके, उसके लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब जो वहाँ का रीजनल इम्बैलेंस हो रहा है, मतलब जो डेवलपमेंट में, उसको वो समझते हैं, उसकी नेसेसिटीज क्या हैं, ठीक है, उसको समझ के उसके बाद जो प्लानिंग होती है रीजनल प्लानिंग होती है, रीजन के हिसाब से। There are regional imbalances in development. Explain the statement with appropriate examples. So regional imbalance होता है, पहला है कोस्टल एरियाज आर पुअरर देन इंटरनल पार्ट्स। देखो जो हमारे कोस्टल एरियाज हैं, जो बिल्कुल कॉर्नर के हैं, ये थोड़े गरीब हैं, जबकि जो अंदर के हैं वो थोड़े अमीर हैं। Development is more widespread in the field commercial agriculture. In Punjab and Kerala, inequality is less in rural and urban areas. So ये जो है थोड़ी सी मतलब inequality यहाँ पे कम है। Tribal areas are still less developed. अब जो ट्राइबल एरियाज हैं, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का रीजन हो जाएगा, वो अभी भी कम डेवलपमेंट हुआ है वहाँ पे। जियोग्राफिकली डिफिकल्ट टेरेंस, जो काफ़ी ऊबड़ खाबड़ जगहें हैं, ड्राई एंड अनइवन टेरेंस, प्लेट्यू एरियाज, फ्लड प्रोन एरियाज, ड्रॉट प्रोन एरियाज, ये आज भी ये एरियाज पिछड़े हुए हैं। देर आर ऑल्सो लार्ज डिस्पार्टीज इन लिटरेसी रेट्स इन डिफरेंट एरियाज। हर स्टेट का लिटरेसी रेट अलग अलग है, जरूरी नहीं एजुकेशन हर जगह एक जैसी हो। लिटरेसी रेट ऑफ विमेन में भी डिफरेंस है। With the development of agriculture and animal husbandry alone, sustainable development cannot be achieved in the Indira Gandhi Canal Command area. ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से, ठीक है। सो इसमें क्या है, इन दिस एरिया, जो इंदिरा गांधी कैनल कमांड का पूरा एरिया है, ठीक है, जहां जहां तक ये कैनल है, सो इन दिस एरिया एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी नीड्स टू बी डेवलप्ड अलोंग विद अदर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, एक तो ये पॉइंट है। दिस रीजन नीड्स टू बी डाइवर्सिफाइड इकोनॉमिकली, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फंक्शनल लिंकेजेस बिटवीन सेंटर्स एंड मार्केट सेंटर्स, तो इसकी बहुत ज़रूरत है। ये चीज़ें आप ये 3 पॉइंट याद रखना, ठीक है। फिर उसके बाद है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इंदिरा गांधी कैनल इन प्रोवाइडिंग वाटर फॉर इरिगेशन इन द कैनल कमांड एरिया। सो इंपॉर्टेंस बतानी है हमें इंदिरा गांधी कैनल की, और इस तरीके से भी आ सकता है, ड्यू टू कमेंसमेंट ऑफ कैनल इरिगेशन देयर हैज बीन अ इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इन रीजन। सो यहाँ पे इंदिरा गांधी कैनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इरिगेशन इन स्टेज 1 कमांड एरिया ऑफ द कैनल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन अर्ली 1960s। यहाँ से ये स्टार्ट होता है इसका इरिगेशन का टाइम, स्टेज 1 का। द कमांड एरिया ऑफ स्टेज 2 बिगिन रिसीविंग इरिगेशन इन मिड 1980s। 1980s से सेकेंड स्टेज स्टार्ट हो जाती है। And the introduction of canal irrigation in this dry land has transformed its ecology, economy and society। और जब इरिगेशन बढ़ा है, ये राजस्थान की तरफ है भाई, राजस्थान का नाम सुन के आपके दिमाग में आता होगा बस चारों तरफ रेत ही रेत, लेकिन इंदिरा गांधी कैनल के बाद चारों तरफ खेत ही खेत हो गए हैं जहां जहां भी इसका कमांड एरिया है। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है।
इरिगेशन इन स्टेज 1 कमांड एरिया ऑफ द कैनल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन अर्ली 1960s। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद है सॉरी, canal irrigation has brought about a perceptible transformation in the agricultural economy of the region। काफी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। spread of canal irrigation has led to increase in cultivated area and intensity of cropping। क्रॉपिंग की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर आप देखोगे कल्टिवेटेड एरिया बढ़ गया है। जो पहले की क्रॉप्स होती थी ट्रेडिशनल, जैसे कि ग्राम, बाजरा, ज्वार, ये हटकर अब यहाँ पे व्हीट, कॉटन, ग्राउंडनट एंड राइस ये अब ज़्यादा हैं, ये क्रॉप ज़्यादा हैं। सो ये भी चेंज आया है। दिस हैज़ ऑल्सो हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग विंड एरोजन एंड सेल्टेशन ऑफ कैनल सिस्टम्स। ठीक है। फिफ्थ है दिस इंटेंसिव इरिगेशन। ठीक है, नो डाउट इनिशियली हैज़ लेड टू ट्रेमेंडस इंक्रीज इन एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी। Next question is what the things noted prominently while planning for the development of mountainous regions। So जो पहाड़ी इलाके हैं उनके डेवलपमेंट के लिए क्या चीजें नोटिस हुई हैं। So यहाँ पे लिखा है कि while planning for the development of hilly areas, so वहाँ की ज्योग्राफी, इकोलॉजी, टोपोग्राफी एंड इकोनॉमिक कंडीशंस को अच्छे से कंसिडर किया जाना चाहिए, इसको समझना चाहिए। So apart from this, the following points need to be considered। First of all people should benefit from it। सभी को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, not only rich and influential people। सेकंड है डेवलपमेंट ऑफ लोकल रिसोर्सेज एंड टैलेंट्स। लोकल लेवल पे जो रिसोर्सेज और टैलेंट्स है उनका डेवलपमेंट हो। मेकिंग द लाइवलीहुड इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड। ठीक है, एंड नॉन एक्सप्लॉइटेशन ऑफ बैकवर्ड एरियाज इन रीजनल ट्रेड। रीजनल ट्रेड में इनका शोषण ना हो भाई, जो पिछड़े इलाके हैं। टू इम्प्रूव द मार्केट सिस्टम ऑफ बैकवर्ड एरियाज एंड बेनिफिट द लेबरर्स। लेबरर का बेनिफिट हो, मार्केट एरियाज, ठीक है, मार्केट सिस्टम बढ़े, अच्छे से अच्छा हो बैकवर्ड एरियाज में। टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, ये कुछ है। What kind of programs were initiated for people under the drought prone area program। So जो सूखा जहाँ पे पड़ता है वहाँ के लोगों के लिए क्या प्रोग्राम्स हैं। So this program was initiated during the fourth 5-year plan। Okay, फोर्थ जो है हमारा जो 5-year प्लान था with the objectives of providing employment to the people in drought prone areas। एक तो employment प्रोवाइड करवाया जाएगा, नौकरियां, creating productive assets। Secondly, initially this program laid emphasis on the construction of labor intensive civil works to provide more employment of people। ज़्यादा से ज़्यादा emphasize किया जाएगा construction related works पे ताकि लोगों को employment मिले। थर्ड है, ठीक है, थर्ड है यहाँ पे हमारा इट एम्फेसाइज्ड ऑन इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। सिंचाई से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा जोर दिया गया है। लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, एफोरेस्टेशन, ग्रास लैंड डेवलपमेंट एंड क्रिएशन ऑफ बेसिक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, मार्केट, क्रेडिट एंड सर्विसेज। बैंकिंग सिस्टम अच्छा हो और ये सारी चीज़ें आएँ। Fourth है the other strategies of development of these areas include adoption of integrated watershed developments approach at micro level। watershed development के लिए भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम किया गया है, यहाँ पे इसको अडॉप्ट किया गया है तरीके को। फिफ्थ है the restoration of ecological balance between water, soil, plants and human and animal population should be a basic consideration in the strategy of development of drought prone areas। ठीक है, ये ecological balance बना रहे इन सब का, ये भी एक बहुत ज्यादा चीज को कंसीडर किया गया। What steps have been taken for the development of भरमौर रीजन। ये क्वेश्चन आता है, फिर इसके सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए ये पूछा जाता है। सो ये इस तरीके से भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द सोशल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स इनकर्ड विद द लॉन्च ऑफ इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन भरमौर। सो भरमौर जहां लिखा आ जाए इसका आंसर यही होगा। सो द एरिया डेवलपमेंट प्लान विल इनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। जब यहाँ पे डेवलपमेंट होगा तो लोगों का जीवन सुधरेगा जो भरमौर में रहते हैं। ओके, और अगर आप यहाँ पे देखोगे कि कुछ स्टेप्स उठाए गए हैं। फर्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अच्छे से डेवलपमेंट हो, स्कूल, हॉस्पिटल का, और ये किया गया। सेकंड है अटेंशन वाज गिवन टू अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन वाटर। स्वच्छ पानी, साफ पानी मिले, रोड मिले, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा हो, इलेक्ट्रिसिटी सबको मिले। इनकरेज्ड न्यू एंड इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के जो न्यू और जो इको फ्रेंडली मेथड्स हैं उनको ज़्यादा प्रमोट किया गया। फोर्थ है साइंटिफिक मेथड्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री वर इनकरेज्ड। इनको एनिमल को पालने का जो साइंटिफिक मेथड्स हैं वो बताए गए सभी को।
सोशल एंड इसके इकोनॉमिक इफेक्ट्स किस तरीके से हुए? पहला है इंक्रीज्ड लिटरेसी रेट अमंग पीपल स्पेशली विमेन। ठीक है, ये लिटरेसी रेट बढ़ी है खासकर विमेन में। प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस एंड अदर कैश क्रॉप्स इंक्रीज, कैश क्रॉप्स जो है वो बढ़ गई हैं, इंक्रीज्ड हुई हैं। लिबरेटेड द सोसाइटी फ्रॉम सोशल इविल्स लाइक चाइल्ड मैरिजेस, सेक्स रेशियो। ठीक है, मतलब सेक्स रेशियो में इंप्रूवमेंट आई है, चाइल्ड मैरिजेस वगैरह बंद हो गई हैं, ये इसके सोशल कुछ बेनिफिट्स हैं, क्योंकि लोग पढ़ेंगे तो चाइल्ड मैरिज कम होगी। पीपल्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव्ड, सो लोगों के रहन सहन का तरीका भी इम्प्रूव हुआ है। डिस्क्राइब एनी 5 मेजर्स फॉर encouraging सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द इंदिरा गांधी कैनल कमांड एरिया। सो इसके अंदर फर्स्ट है, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी। वाटर मैनेजमेंट की जो पॉलिसी है उसको अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाए। द कैनल प्रोजेक्ट envisages प्रोटेक्टिव इरिगेशन इन स्टेज 1 एंड एक्सटेंसिव इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स एंड पेस्चर डेवलपमेंट इन स्टेज 2। Secondly, in general, the cropping pattern shall not include water-intensive crops. It shall be adhered to, and people shall be encouraged to grow plantation crops such as citrus fruits. So ज़्यादा पानी वाली crops को ना उगाकर जो citrus fruits वगैरह हैं और ये सब जो crops हैं उसको ज़्यादा उगाने पे बोला गया। The CAD programs such as lining of water courses, land development and leveling and वाराबंदी, ठीक है, बाड़ाबंदी सिस्टम, जिसमें क्या है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैनल वाटर इन द कमांड एरिया ऑफ आउटलेट, ये सारा अच्छे से इम्प्लीमेंट हो। ओके, लॉस ऑफ वाटर कम हो। फोर्थ है, द एरियाज अफेक्टेड बाय वाटर लॉजिंग एंड सोइल सैलिनिटी शैल बी रिक्लेमेंड, यानी कि यहाँ पे जिस एरिया में पानी भरा हुआ है, जहाँ पे जो सॉइल है वो काफ़ी ज़्यादा सैलिनिटी बढ़ गई है, ठीक है, इसको मतलब लिखा हुआ है कि शैल बी रिक्लेम्ड, इस पे ध्यान दिया जाना चाहिए। द इक्वल डेवलपमेंट थ्रू एफोरेस्टेशन, शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन एंड पास्चर डेवलपमेंट इज नेसेसरी, ये बहुत ज़्यादा जरूरी था इसमें। फिर है द सोशल सस्टेनेबिलिटी इन द रीजन, ठीक है, कैन बी अचीव्ड ओनली इफ द लैंड अलॉटीज हैविंग पुअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड आर प्रोवाइडेड एडिकेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट फॉर कल्टीवेशन ऑफ लैंड। जो लोग गरीब बैकग्राउंड से आ रहे हैं उनको अगर एक फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगा तो ही, मतलब अगर उनको मिलेगा जब ही वो कुछ हो पाएगा सस्टेनेबिलिटी के लिए, वरना यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। फिर उसके बाद है, वाई इज प्लानिंग इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। प्लानिंग तो बहुत जरूरी है इंडिया जैसी बड़ी कंट्री के लिए। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इज मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट, अलग अलग सेक्टर्स का डेवलपमेंट हो, इसलिए प्लानिंग जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आगे बढ़ते हैं, डिस्कस द पॉजिटिव इंपैक्ट्स ऑफ इंदिरा गांधी कैनल इन द डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान। इंदिरा गांधी कैनल से राजस्थान के डेजर्ट इलाकों में क्या फायदा हुआ? सो अफॉरेस्टेशन एंड पैस्चर प्रोग्राम डेवलप्ड द डेजर्टेड एरिया इनटू ग्रीनलैंड। मैंने आपको बताया ना, रेत से हरियाली में बदल गया है, इंक्रीज हुआ है यहाँ पे बहुत से क्रॉप्स में। ओके, जो पहली ट्रेडिशनल क्रॉप्स थी वो ना होके अब नई क्रॉप्स आ गई हैं, ये मैंने आपको पीछे भी बताया था। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। व्हेन वाज द कोंकण रेलवे बिल्ट? कोंकण रेलवे कब बना? जो कोंकण रेलवे है वो महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटका तक है, रोहा टू मैंगलोर, और 760 किलोमीटर लॉन्ग है। दिस रेल रोड क्रॉसेस 146 रिवर्स, 146 रिवर्स को ये क्रॉस करता है, स्ट्रीम्स को क्रॉस करता है, 2000 ब्रिजेस को क्रॉस करता है, 91 टनल्स को क्रॉस करता है, और एशिया की जो लॉन्गेस्ट टनल है वो भी इसी रूट पे है। एंड ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर कर्नाटका, गोवा एंड महाराष्ट्र यहाँ से होता हुआ ये पूरा, मतलब जो है हमारा कोंकण रेलवे का जो है पूरा ये स्प्रेड है इसका, ठीक है। कोंकण रेलवे का जो रेलवे वगैरह है वो यहाँ से जाती है, रेल जो होती है। व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन रेलवेज? इंडियन रेलवे की पहली प्रॉब्लम है, इंडियन रेलवेज इज प्लेग्ड विद मैनी प्रॉब्लम्स लाइक द रेलवे लाइंस आर नॉट ऑफ हाई स्टैंडर्ड। रेलवे लाइन अच्छी नहीं है, एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, रेल की पटड़ी से क्या होता है, रेल का डब्बा पलट जाता है बहुत बारी। मैनी पीपल ट्रेवल विदाउट टिकट्स, कोई इतना ज़्यादा वो चेकिंग का नहीं होता, भीड़ भड़ाके में घुस जाते हैं और बिना टिकट बैठ जाते हैं। रेलवे लाइंस आर नॉट इनफ, ज़्यादा मतलब रेलवे लाइन बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है तो ज़्यादा लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी और कंट्रीज़ में जैसे रशिया वगैरह। इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे लाइंस इज नॉट येट डन प्रॉपरली, ज़्यादातर जो है इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है। द सिग्नल सिस्टम ऑल्सो इज नॉट वेरी एफिशिएंट, सिग्नल सिस्टम ज़्यादा अच्छा नहीं है। सो ये प्रॉब्लम्स हैं। What is free air policy? So government started the free air policy in 1992
टू हेल्प इंडियन एक्सपोर्टर्स एंड टू मेक देयर शिपमेंट्स कॉम्पिटिटिव। ये क्या था कि जो इंडिया से लोग एक्सपोर्ट करना चाहते थे अपने माल को, उसके लिए ये पॉलिसी आई थी ताकि वो भी मतलब अच्छे से मतलब जो है कंपटीशन में आ सकें वर्ल्ड में। अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी, एनी कार्गो प्लेन बिलोंगिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉरेन एक्सपोर्टर्स कैन एंटर द इंडियन टेरिटरी। अगर कोई वही एक्सपोर्टर है बाहर का भी, तो वो भी इंडियन टेरिटरी में आ सकता है बिना किसी दिक्कत के। 15th है, डिस्क्राइब एनी 3 बेनिफिट्स ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन ये मैंने आपको पिछली बुक में भी पढ़ा दिया है, वेदर फोरकास्टिंग वगैरह के लिए बहुत ज़रूरी है और बॉर्डर एरियाज में नज़र रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मतलब सैटेलाइट्स क्या है कि ये ऐसा मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है जो कि अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को कंट्रोल करती हैं, ठीक है। सो ये हो जाएगा। Growth of transport and communication system in urban areas is giving rise to many kind of problems। तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम से क्या प्रॉब्लम आ रही है कि देखो, इसकी ग्रोथ तो हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, पर ट्रैफिक जाम बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है एनवायरमेंटल। और वेयर एज इन माउंटेनियस एंड प्लेट्यू रीजन्स अदर काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर अराइजिंग ड्यू टू अनप्लान्ड डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का अच्छे से डेवलपमेंट नहीं है, इसलिए और भी दिक्कत हो रही है। 2013 में क्या है, केदारनाथ डिजास्टर होता है जो कि हम सभी जानते हैं, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन अर्बन एरियाज इज लीडिंग टू मैनी काइंड्स ऑफ डिजीजेज लाइक मेंटल स्ट्रेस, हाई बीपी, एंजाइटी। शहरों में ये सारी बीमारियां आम हो चुकी हैं। अर्बन इकोलॉजी इज गेटिंग अफेक्टेड। उसके बाद है व्हेन एंड व्हाई द BRO, इट मींस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन established। So BRO was established in May 1960 for accelerating economic development and strengthening defense preparedness through rapid and coordinated improvement of strategically important roads। ये क्या करता है, जो स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोड्स होते हैं, जो हमारी आर्मी वगैरह जो यूज करती है, उसको ज्यादा से ज्यादा ये उसको इंप्रूव करते हैं। अलोंग विद द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द कंट्री, इट इज अ प्रीमियर, ठीक है, प्रीमियर मल्टी faceted construction agency। It has constructed roads in high altitude mountainous terrain joining Chandigarh with Manali, okay, and Leh लद्दाख, ठीक है, इन सबको इसने कनेक्ट किया है। दिस रोड रन्स एट एन एवरेज एल्टीट्यूड ऑफ 4270 मीटर्स अबव द मीन सी लेवल। तो इतने ऊपर से ये लोगों ने इतना अच्छा बना दिया है। रेलवेज हैव अ प्रोफाउंड कंट्रीब्यूशन इन द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। सो इंडियन रेल नेटवर्क लॉन्गेस्ट रेल नेटवर्क में से एक है। इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। जो कोल है, जो कोयला है, वो रेल ट्रांसपोर्ट से कैरी होके आता है मालगाड़ी से। मोस्ट ऑफ दी जो हैवी मटेरियल्स हैं वो रेलगाड़ी से आते हैं। रेल ऑल्सो डिलीवर्स फिनिश्ड गुड्स टू मार्केट, बने बनाए चीजों को मार्केट तक भी रेल पहुंचाती है। गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज आर ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द कंट्री थ्रू रेलवे नेटवर्क। अब दिल्ली में कुछ आया है तो उसको हम पूरे देश में फैला सकते हैं, बेच सकते हैं सामान को मालगाड़ी से। रिप्लेसमेंट ऑफ कोल फ्राइड स्टीम लोकोमोटिव्स, ठीक है, हैव प्रूव्ड बेनिफिशियल फॉर द एनवायरनमेंट। लोकोमोटिव्स ये बंद हो चुके हैं अब, ठीक है। अब वो धुएं वाली नहीं आती रेल सामने से, अगर आपने देखा हो। इन दिस वे रेलवेज हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। एक तो पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह रेल ले जाती है, गुड्स को ले जाती है वाइडर प्लेसेस तक और अलग अलग जगह तक। सो इससे डेवलपमेंट होता है इंडस्ट्री का एंड एग्रीकल्चरल सेक्टर का भी। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट क्या है कि इट कैन बी इजिली लेड एंड एनी टाइप ऑफ सरफेस, कहीं भी बिछाया जा सकता है। इट इज चीपर फॉर मतलब लॉन्ग टाइम यूज के लिए काफी चीपर है, टाइम बचाता है। डज नॉट लेड टू पॉल्यूशन, पॉल्यूशन नहीं करता। लिक्विड एंड गैसियस जो सब्सटेंसेस होते हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन इससे अच्छे से हो जाता है। नेम द मेजर इंपोर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया। सो दिल्ली का है IGI एयरपोर्ट, मुंबई का नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, चेन्नई का है मीनाबक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अमृतसर में है श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड तिरुवनंतपुरम का है सेम यही इस नाम से इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वाई रोड ट्रांसपोर्ट इज कंसिडर्ड मोर यूजफुल इन कंपेरिजन टू द अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। रोड्स कहीं भी बनाए जा सकते हैं, किसी भी कैसा भी टेरेन हो। रोड्स प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विसेज। रेल को या फिर एयरपोर्ट से आपका जो हवाई जहाज है उसको आप अपने घर तक नहीं लेके आ सकते। रोड ट्रांसपोर्ट एक्ट एज अ फीडर ट्रांसपोर्ट टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये क्या है, अगर आपको घर से निकलते हो रेलवे स्टेशन तक जाना है तो रोड से ही तो जाओगे, है ना। एयरपोर्ट तक जाना है तो रोड से ही तो जाओगे, इस तरीके से।
Perishable items can be easily transported through road transport. Road transport is convenient for small distance level. अब आपको यहाँ से अपने घर से 5 किलोमीटर तक जाना है, आप रेल से थोड़ी जाओगे। आप यहाँ 2-3 किलोमीटर जाना है, मान लो तीसरी गली में जाना है, दूसरी तीसरी में, आप बाइक वगैरह से रोड से ही जाओगे ना। फिर इंटरनेट इज द मोस्ट इफेक्टिव एंड अप टू डेट पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम, ये हमें बताना है। इंटरनेट के बारे में ज़्यादा बताना है। सो इंटरनेट प्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन एज वेल एज डेटा ऑन वेरियस आइटम्स, अलग अलग टॉपिक्स पे हमें डेटा मिल जाता है इंटरनेट पे। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन अर्बन एरियाज, शहरी इलाकों में ज़्यादा यूज होता है। इट प्रोवाइड्स एक्सेसिबिलिटी टू इन्फॉर्मेशन एट अ लोअर कॉस्ट, सस्ते में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। इट हैज़ मैक्सिमम यूसेज फॉर ई कॉमर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस। ठीक है, आप पैसे भेजते हो यूपीआई वगैरह से या कुछ भी पेटीएम वगैरह से, सो आप क्या करते हो, इंटरनेट ना हो तो क्या कर पाओगे फिर आप। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कैन बी रिसीव्ड थ्रू ईमेल्स। सो ये है। Which two types of roads are included in other category of roads? So कुछ अदर कैटेगरी के रोड होते हैं, जिसमें से एक तो बॉर्डर रोड्स होते हैं, बीआरओ के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है अच्छे से। इंटरनेशनल रोड्स होते हैं, इसके बारे में समझ लो। द इंटरनेशनल हाईवेज आर मेंट टू प्रमोट द हार्मोनियस रिलेशनशिप विद नेबरिंग कंट्रीज। आप इंडिया से नेपाल जा रहे हो, ठीक है, आप अगर पाकिस्तान की साइड जा रहे हो या कहीं भी आप अगर जा रहे हो, सो इसलिए ये फिर होता है इंटरनेशनल रोड का सिस्टम। इंडियन रेल नेटवर्क फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ फ्राइट एंड पैसेंजर्स, ये रेलवे वाला मैंने आपको करवा दिया है, वही है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है रेलवे पे। रोड डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट यूनिफॉर्म इन इंडिया, ये सही बात है, हर जगह अलग अलग रोड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोडवेज आर टोपोग्राफी, माउंटेनियस रोड है, वो एरिया है, प्लेट्यू है, प्लेन है या डेजर्ट है, इस पर डिपेंड करता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है कि भाई एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कैसा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसा है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, हाई है, मीडियम है या लो है। लो पॉपुलेशन है तो रोड डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा, हाई है तो ज़्यादा होगा। गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी मैटर करती है कि गवर्नमेंट कितना काम कर रही है रोड डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाने में, और क्लाइमेट भी डिपेंड करता है कि उस एरिया का क्लाइमेट कैसा रहता है। फिर एनालाइज द रोल ऑफ इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनलैंड, ठीक है, अंदर ही अंदर जो आपका जो मतलब वाटरवेज होते हैं, सो ये कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ नेशनल वाटरवेज द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1986 एंड ये अथॉरिटी ने 5 वाटरवेज बताए हैं जो कि नेशनल वाटरवेज हैं। द अथॉरिटी ऑल्सो आइडेंटिफाइड 10 वाटरवेज विच विल बी अपग्रेडेड, इसमें अपग्रेड होगा। इंपॉर्टेंस क्या है, ये सस्ता है, एक तो ट्रांसपोर्ट का चीप मीन्स है, कन्वीनियंट होता है काफ़ी हैवी गुड्स को उठाने के लिए, और इको फ्रेंडली है, एंड एन इम्पोर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर पैसेंजर्स, पैसेंजर जा सकते हैं वाटरवेज से, और जो आपका सामान है वो भी जा सकता है। वाई रेल ट्रांसपोर्ट रिमेन द मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द जनरल पब्लिक इन इंडिया। आज भी लोग एयरप्लेन वगैरह ना यूज करके ट्रेन क्यों ज़्यादा यूज करते हैं, एक तो लॉन्गेस्ट नेटवर्क है, सस्ते में आप जा सकते हो, इससे देश की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। देश के लोगों का जो अलग अलग कल्चर के लोग आपस में मिलते हैं रेलवे के थ्रू। रेलवे ने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को कनेक्ट किया है, और चीप मोड तो ये है ही। इंडियाज रोड नेटवर्क इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, कंफर्म द स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स। रोड्स के बारे में बताना है। सो द टोटल लेंथ ऑफ रोड्स इन इंडिया इज 54.8 लाख किलोमीटर। अबाउट 85% ऑफ द पैसेंजर्स एंड 70.5% ऑफ द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू रोड्स। ठीक है, द रोड्स वर कंसंट्रेटेड इन अर्बन एरियाज, शहरी इलाकों में ज़्यादा अच्छे रोड हैं, रूरल एंड रिमोट एरियाज इन देयर विसिनिटी। मैनी प्रोजेक्ट्स एंड पॉलिसीज वर इम्प्लीमेंटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स। ठीक है, अलग अलग पॉलिसीज आती हैं गवर्नमेंट की रोड बनाने के लिए। अंडर द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और रूरल रोड्स वर कनेक्टेड विद अदर रोड्स, ग्रामीण जो सड़कें होती हैं उनको बनाकर शहरों से जोड़ा गया। सेवरल सुपर एक्सप्रेसवेज वर कंस्ट्रक्टेड। एनालाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया एंड द रीजन फॉर इट्स लो पोलैरिटी। वाटर ट्रांसपोर्ट इज एन इम्पोर्टेंस, ये वाटर ट्रांसपोर्ट का क्वेश्चन है भाई, देख लो इसको अच्छे से। इट इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हैवी मेटल्स के लिए, हैवी मटेरियल्स के लिए बेस्ट है। देर इज नो नीड टू कंस्ट्रक्ट एनी रूट, कोई मेंटेनेंस नहीं है। इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स, हम सभी जानते ही है हमारा इंडिया इस तरीके से कुछ है, इधर से, नीचे से और साइड से, 3 साइड वाटर है, और इको फ्रेंडली है, और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 1% का कंट्रीब्यूशन है इसका। रिवर्स, कैनल्स, बैक वाटर एंड नैरो कल्वर्ट्स, ठीक है, ये सब में ये पूरा वाटरवेज है हमारे। रीजंस फॉर डिक्लाइनिंग पॉपुलैरिटी ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट,
क्योंकि रेलवे ने बहुत कंपटीशन दिया है, लोग इसलिए वाटर ट्रांसपोर्ट का आप कम यूज़ करते हैं। मेंटेनेंस ज़्यादा अच्छी नहीं हो रही है वाटरवेज की। डाइवर्जन ऑफ वाटर फॉर इरिगेशनल नीड्स, ठीक है, इस वजह से भी बहुत ज़्यादा, अगर इनलैंड वाटरवेज तो फिर चल ही नहीं पाएंगे अगर पानी नहीं होगा। पाइपलाइंस ये हम कर चुके हैं, पाइपलाइन का ऑलरेडी कर चुके हैं, ये मैं नहीं करवाऊंगा। नेशनल हाईवेज के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सो नेशनल हाईवेज हमारे जो है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ओके, ये मतलब पूरा कंट्रोल करती है। दीज नेशनल हाईवेज आर यूज्ड फॉर इंटरनेशनल ट्रेवल एंड टू डिलीवर ट्रांसपोर्ट डिफेंस मटेरियल टू द बॉर्डरिंग एरियाज। आप कहीं से भी कहीं तक जा सकते हो नेशनल हाईवेज से, अपने पूरे इंडिया में जा सकते हो। दीज रोड्स कनेक्ट द कैपिटल ऑफ स्टेट्स। आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, कोलकाता जा रहे हैं, चेन्नई जा रहे हैं, श्रीनगर जा रहे हैं, सो इससे क्या है कि कैपिटल्स कनेक्टेड होती हैं, रेलवे जंक्शंस होते हैं। इन 2008 to 9 द टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज वाज लगभग 70,934 किलोमीटर। These roads cover 1.67% of the total length of the country and NHAI, National Highway Authority of India, is responsible for maintenance. Maintenance के लिए ये authority responsible है। Which are the different railway gauges in India? रेलवे गॉजेस हैं भाई अलग अलग, ब्रॉड गॉज, मीटर गॉज और नैरो गॉज। ये क्या है कि जो बीच में जो चौड़ाई होती है पटरियों की, ठीक है, उनके चौड़ाई के बेसिस पे इसकी 3 कैटेगरीज होती हैं। सो ब्रॉड गॉज क्या है? डिस्टेंस बिटवीन रेल्स, ठीक है, रेल्स इन ब्रॉड गॉज इज कितना है? 1.676 मीटर। 1.676 मीटर है तो ये ब्रॉड गॉज होगा, ओके। एंड ऐसी टोटल लेंथ ऑफ ब्रॉड गॉज लाइंस ये लगभग थी 60,000 तक, ठीक है। मीटर गॉज क्या है? बीच का जो डिफरेंस है वो 1 मीटर का होगा। नैरो गॉज क्या है? लगभग 0.762 या 0.610 इतना बीच में जो है आपका डिफरेंस होगा। द टोटल लेंथ ऑफ नैरो गॉज वॉज 2297 किलोमीटर इन मार्च 2016, ओके। सो ये 3 अलग अलग जो है बीच में जो चौड़ाई होती है ना, उसके बेसिस पे हम रेलवे की पटरियों को जो है बांटते हैं। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। सो आइए इसको देखते हैं हम क्या है इसके अंदर। सो इसमें अगर हम आगे बढ़ेंगे, प्लीज वेट फॉर अ सेकेंड। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेजर अर्बन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डेवलपिंग कंट्रीज। शहरी इलाकों में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि एक तो वेस्ट का डिस्पोजल कहाँ हो, पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हो रहा है, स्लम्स बढ़ते जा रहे हैं, ये 3 प्रॉब्लम्स हैं, ओके। उसके बाद है विच कल्चरल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉल्यूशन। सो जो पिलग्रिमेज एंड रिलीजियस एक्टिविटीज होती हैं उनसे पॉल्यूशन होता है, रिलीजियस फेयर्स जो लगते हैं उनसे पॉल्यूशन होता है, टूरिज्म से पॉल्यूशन होता है, जब लोग घूमने आते हैं कुछ भी फेंक देते हैं इधर उधर, माउंटेनियरिंग एंड एक्सप्लोरेशन मिशन, इससे भी मतलब होता है, बरिंग ऑफ डेड बॉडीज और फ्लोइंग इन रिवर्स, ठीक है, डेड बॉडीज को आप अगर दबा दे रहे हो कहीं पे या उसको ऐसे ही नदियों में बहा दे रहे हो डेड बॉडी को, सो ये क्या है? पॉल्यूशन होगा। थ्रोइंग आउट रिलीजियस वेस्ट, आपका पूजा पाठ का सामान जो होता है या कोई भी अदर मटेरियल होता है वो आप जो है नदियों में बहा देते हैं, तो ये भी नदियां एक तरीके से पॉल्यूटेड होती हैं। हाउ द डिग्रेडेड लैंड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है। लैंड डिग्रेडेशन के अंदर क्या है हमें बताना है कि ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण हो सकता है, एक तो जिसमें आप अगर बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट की कटिंग करते हो, एक्सेसिव यूज करते हो एग्रीकल्चरल लैंड का, ओवर ग्रेजिंग करते हो, ज़्यादा चरा देते हो, माइनिंग ज़्यादा करते हो, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं, तो हो सकता है डिग्रेडेशन। वहीं अगर नेचुरल फैक्टर्स की बात करें, गली इरोजन हो सकता है, वाटर लॉजिंग हो सकती है, इरोजन ड्यू टू स्टीप स्लोप हो सकता है, लैंडस्लाइड हो सकता है, ठीक है, भूकंप वगैरह से हो सकता है, सो ये सब हो जाएगा। Problem of increasing environment pollution in modern times is becoming serious not only for present generation but also for future generation. बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है मॉडर्न टाइम्स में, और ऑल द स्पेयर्स आर अफेक्टिंग विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। सिचुएशंस जो है अलार्मिंग होती जा रही हैं, बहुत सी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ हमारे इन्वायरमेंट में आ चुकी हैं, हमारे आने वाली जनरेशन्स को बहुत ज़्यादा इसमें सफ़र करना पड़ेगा, सीरियस हो चुकी है ये जो सारी बातें हैं। ड्यू टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन द हेल्थ ऑफ आवर फ्यूचर और आवर चिल्ड्रन विल बी अफेक्टेड। लोग पैदा होते ही बीमार होने लगेंगे, सीरियस डिजीजेस आने लगेंगे और आ भी रहे हैं, और हमारा फ्यूचर खतरे में चला जाएगा।
व्हाट इज एयर पॉल्यूशन, व्हाट आर इट्स मेन सोर्सेज, हाउ द एयर पॉल्यूशन अफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ। इसी तरीके से ये 3 अलग अलग लैंग्वेज में आ सकता है, मैं देखता हूँ फिर इसके अंदर क्या है। ठीक है, सो डस्ट, स्मोक, पॉइजनस गैसेस, फॉग, ओडर, वेपर, ये सब अगर आ जाता है हमारे एयर सब्सटेंशियल, मतलब अगर इसमें अगर हम देखें कि ऐसे सब सब्सटेंसेस आ जाते हैं, ये हार्मफुल हो सकते हैं। ठीक है, ये एयर पोल्यूशन जो है यही होता है कि अगर कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं एयर में, ठीक है, पार्टिकल्स आ गए हैं, ये हमें पॉल्यूटेड कर सकते हैं हमारे पूरे एनवायरनमेंट को। सोर्सेज क्या होते हैं एयर पोल्यूशन के, फॉसिल फ्यूल्स को जला रहे हो, माइनिंग कर रहे हो, ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है, सॉलिड वेस्ट का डिस्पोजल होता है, यहीं से ही जो है हमारा भाई एयर पोल्यूशन होता है। लोग क्या करते हैं, पन्नियां जला देते हैं, और फिर पोल्यूशन कितना होता है, बहुत ज्यादा। मेन सोर्सेस ऑक्साइड्स, ठीक है, देखें तो सल्फर एंड नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड एंड एस्बेस्टोस। इफेक्ट क्या होता है इसका, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम पे बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। स्मोगी फॉग ओवर सिटीज कॉल्ड एज अर्बन स्मोग इज हार्मफुल, ठीक है, ह्यूमंस के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। The Bheels in Petlawad block, through their own efforts, have revitalized large parts of common property resources. So Bheels के बारे में बताना है, इन्होंने क्या करा है, each household planted and maintained one tree. ओके अपने प्रॉपर्टी पे एक पेड़ जरूर इन्होंने मतलब प्लांट किया। दे ऑल्सो हैव प्लांटेड फॉडर ग्रास ऑन द पास्चर लैंड एंड adopted social fencing of these lands for at least 2 years. देन दे डिसाइडेड, मतलब उन्होंने डिसाइड किया कि कोई खुले में ऐसा चराने का कोई सीन नहीं होगा भाई, ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, अपने मतलब जो जानवर है उनको अपना अलग जगह पे चराओ, ये नहीं आप खुले में चरा रहे हो। इन इंडिया देर इज हाई टेंडेंसी ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज। क्या आप मानते हैं, सही बात है, गांव से शहरों में बहुत माइग्रेशन होता है। इसके कॉज क्या है, एक तो लेबर की डिमांड ज़्यादा शहरों में है, तो लोग गांव से जाते हैं, अपने आगे अच्छे उनको अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं। हेल्थ फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी होती हैं, इसलिए जाते हैं लोग। सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स विद पुअर एंड लैंड लेस लेबरर्स लेट्स टू द माइग्रेशन टू द मतलब दीज पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज। सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो है अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा कम होते हैं अर्बन एरियाज में, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं, ठीक है, मतलब गरीबों के साथ। सो ये हो जाएगा, जो मतलब गरीब लोग होते हैं, लैंडलेस लेबरर्स होते हैं, उनके साथ गांव में ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। Urban centers in India are more differentiated in terms of the socio-economic, politico-cultural and other indicators of development than any other areas. Urban centers. So क्या है कि at the top there are farmhouses and high income group localities characterized by well developed urban infrastructures like wide roads, street lights, water and sanitation facilities, lawns, green belts, parks, प्लेग्राउंड, प्रोविजंस, इंडिविजुअल सिक्योरिटी एंड राइट टू प्राइवेसी, ये सारी चीजें आपको अर्बन एरियाज में देखने को मिलेंगी। एट द अदर एक्सट्रीम ऑफ इट आर द स्लम्स, झुग्गी झोपड़ी जिसको हम कहते हैं, ये शैंटी स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत ज्यादा गंदे, बदबूदार, एनवायरमेंट बहुत ज्यादा खराब होता है यहाँ का, ठीक है, डिग्रेडेड एरियाज होते हैं ये। Among the cities of India, some villages are found in the semi-urban characteristics. Neither they are full-fledged village or they are not cities. ठीक है, कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जो ना तो पूरे शहर है ना पूरे गांव हैं। Here, landlords and the people owning old properties are residing as well as the people with their families living in single room on rent also found. भाई ये ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे कि मतलब पहले से तो लोग रह ही रहे होते हैं, ये सेमी अर्बन एरियाज के बारे में बता रहा हूँ, और जो बाहर से नए लोग आते हैं वो किराए पे रहने लग जाते हैं। दो वाटर पोल्यूशन आर ऑल्सो क्रिएटेड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज बट द पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम ह्यूमन सोर्सेज आर द कॉजेज ऑफ कंसर्न। नेचुरल सोर्सेज से तो होता ही है पोल्यूशन, ह्यूमंस का क्या इसमें वो है कंट्रीब्यूशन। सो ह्यूमन बींग्स पोल्यूट द वाटर थ्रू इंडस्ट्रीज, ठीक है, एग्रीकल्चरल एंड कल्चरल एक्टिविटीज, इससे हम पोल्यूट करते हैं वाटर को। इंडस्ट्रियल वेस्ट, पॉइजनस गैसेस, केमिकल्स, रेजिडुअल्स, नमरस हैवी मेटल्स आर डिस्चार्ज इनटू वाटर। ये विदाउट इसके ट्रीटमेंट के सारी चीज़ों को ऐसे ही पानी में मतलब डिस्चार्ज कर दिया जाता है, तो इससे वाटर पॉल्यूशन तो होगा। Modern techniques of agriculture, chemical fertilizers, pesticides, etc. are also polluting. Okay, and cultural activities such as pilgrimage, तीर्थ यात्रा वगैरह में भी मैंने अभी आपको पीछे बताया था, इससे भी वाटर पॉल्यूशन हो रहा है।
अर्बन सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया, बहुत बारी पूछा गया है ये क्वेश्चन। सो इसको आप अच्छे से याद कर लेना। जो शहरों का सॉलिड वेस्ट होता है उसको डिस्पोज करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, तो इससे क्या हो रहा है कि वेस्ट बढ़ रहा है। द ह्यूज टर्नआउट ऑफ एशेज एंड डेब्रिस, मलबा और ये सारी चीज़ें जो हैं, मतलब इतना ज़्यादा वो कचरा हो चुका है। नो कंप्लीट डिस्पोजल ऑफ वेस्ट और गार्बेज, ठीक है, अगर उसको अगर हम देखते हैं कि अनकलेक्टेड उसको उठाया ना जाए तो वो डिस्पोजल का कुछ वो ही नहीं है। लैक ऑफ प्रॉपर डंपिंग साइट्स ही नहीं है जहाँ आके कूड़ा इकट्ठा करो, बहुत कम है। नो रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट ड्यू टू अनअवेयरनेस ऑफ पीपल, लोग रिसाइकल कुछ भी नहीं करते, ऐसे खुले में सब फेंक देते हैं। फिर है हाउ द इंडस्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये मैंने आपको अभी पीछे बता दिया है भाई, वही वाटर पॉल्यूशन का है। सो आप इसमें बता सकते हो, ठीक है, अच्छे से आप इसमें लिख सकते हो। वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड है पूरा क्वेश्चन, कैसे सारी चीज़ों को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इसके अंदर पॉइजनस एलिमेंट्स होते हैं जो उसमें पानी में, चलते पानी में मतलब डाल दिए जाते हैं, ठीक है। सो ये हो जाएगा। और ये याद रखना कि जो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं जो पॉल्यूट करती हैं वो है लेदर, पल्प एंड पेपर, टेक्सटाइल एंड केमिकल इंडस्ट्रीज। गिव डिस्क्रिप्शन अबाउट प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, इसमें क्या है, ज़्यादा इरिगेशन हो जाए तो हो जाता है इंडस्ट्रियल वेस्ट से, हो सकता है अर्बन वेस्ट, सीवेज डिस्पोजल, अर्बन रन ऑफ एंड गार्बेज इज ऑल्सो एन एक्टिव कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है। ये क्या है कि केमिकल्स कॉन्टैक्ट में आएंगे अगर मिट्टी के, सो वो भी भाई खराब होगी मिट्टी। एसिड रेन जब होती है सो क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम द फैक्ट्रीज इज द कॉज ऑफ एसिड रेन, ये एसिड रेन होती है। इट इंक्रीज अल्कैलिनिटी इन द सॉइल, और सॉइल के अंदर अल्कैलिनिटी बढ़ती है। सो इससे क्या होता है, धीरे धीरे चल के हमारा लैंड डिग्रेडेशन होने लगता है। माइनिंग एक्टिविटीज से क्या होता है, ओपन कास्ट माइनिंग होती है, सो इससे भी लैंड डिग्रेडेशन होता है। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम्स इन इंडिया, तो भारत में स्लम्स की क्या प्रॉब्लम है। ये ऐसे लोग रहते हैं स्लम्स में जो गांव छोड़ के तो आ जाते हैं पर शहरों में रहने के लिए पैसे नहीं होते, तो फिर ये स्लम्स में रहते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए। दे आर एनवायरमेंटली ऑल इनकैपेटेबल एंड डिग्रेडेड एरियाज, बहुत ही ज़्यादा बदबूदार गंदे एरियाज होते हैं। स्लम्स आर डेवलप्ड इलीगली, इलीगली ये डेवलप होते हैं रेलवे लाइंस वगैरह के आसपास, रोड्स के आसपास, पार्क्स के आसपास। स्लम्स आर द रेजिडेंशियल एरियाज ऑफ द लीस्ट चॉइस, डिलेपिडेटेड हाउसेज, पोर हाइजीनिक कंडीशंस, पोर वेंटिलेशन, भाई हर चीज़ पोर होती है। पानी की कोई वैसी मतलब कोई निकासी की अच्छी ज़्यादा वो नहीं होती फैसिलिटी, टॉयलेट फैसिलिटीज़ नहीं होती, लाइट नहीं आती अंदर। मोस्ट ऑफ द स्लम पॉपुलेशन वर्क्स इन लो पेड जॉब, सो दे हैव लो स्टैंडर्ड, यहाँ पे जो ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो कम पैसे कमाती है तो वो रहते भी ऐसी जगहों में है। दे आर अंडर नरिश्ड, प्रोन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज एंड इलनेस, बीमार रहते हैं लोग ज़्यादातर वहाँ के। पोवर्टी जो है उनको एक तो ऐसा बना दिया है, ड्रग्स का बहुत यूज़ करते हैं, गाली गलौज, दारू पीना, क्राइम में लगे रहना, यही होता है स्लम्स में। हेल्थ फैसिलिटीज़ तो होती ही नहीं है। एक्सप्लेन द मेजर्स हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग और रिड्यूसिंग लैंड डिग्रेडेशन, सो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो इसमें हम कुछ मेजर्स बता सकते हैं, जैसे कि फार्म्स शुड यूज केमिकल फर्टिलाइजर्स इन कंट्रोल्ड क्वांटिटी, ठीक है, ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं इनकी क्वांटिटी कंट्रोल्ड हो। अर्बन और इंडस्ट्रियल रन ऑफ वेस्ट वाटर शुड बी रीयूज आफ्टर ट्रीटमेंट एंड रिसाइकलिंग, जो वेस्ट है उसका अच्छे से रिसाइकल करके उसका ट्रीटमेंट करके ही उसको छोड़ा जाए पानी में। फिर है degraded vegetables, fruits, human and animal waste should be converted in biofertilizers by adopting appropriate technology, so इन सबको हम बायो एनर्जी वगैरह के उसमें यूज कर सकते हैं। बैन ऑन प्लास्टिक गुड्स, प्लास्टिक गुड्स बिल्कुल बैन हो, प्लास्टिक कभी खत्म नहीं होता। गार्बेज शुड बी थ्रोन ओवर मार्केट प्लेसेस सो दैट इट कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली, कूड़े कचरे को बाल्टी में फेंकें जो डस्टबिन होता है। ट्री प्लांटेशन शुड बी इंक्रीज, पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। सो इससे क्या है कि ये चीज़ें थोड़ी सी ये प्रॉब्लम्स कम होंगी, ठीक है। सो यही था, आप कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपको करवा दिए हैं मैंने। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।